हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस को। आज हम देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट है भाई सोशल स्टडीज पेपर 2 के लिए। जो लोग भी पेपर 2 एसएसटी के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है, जिन लोगों ने पेपर 2 और जिनके पास एसएसटी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो सेशन को। इस वीडियो का लिंक जो है, जो पीडीएफ लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप जो चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी हम लोग थ्योरी वाले चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, जितने अभी चैनल पर अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए, उस सभी चीज़ों के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में सबके लिंक लेना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप जो है टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम से कनेक्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा 299 रुपीज़ का, और सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जितनी भी क्लासेस अभी तक हो गई हैं और जितनी आगे होने वाली हैं यूटेट एग्जाम के लिए, उसमें सारे आपके मॉक टेस्ट आएंगे। जैसे अभी जितने भी प्रश्न हैं, इनकी सारी एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ों को अभी अभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हम थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम चार्जेस आपको पे करने हैं। आई थिंक इतना इजीली आप पीडीएफ के लिए पे कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको रिवीजन जब आप करोगे ना पेपर से पहले, तो बहुत हेल्प करने वाले हैं ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों आपको इसमें मिल जाएगी, और सभी चैप्टर्स की मिल जाएगी। यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, एसएसटी हुआ, साइंस हुआ, और ईवीएस हो गया, यूटेट के लिए आपका सीडीपी हो गया, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो सारी चीज़, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जितना भी मैं कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसका पीडीएफ बस आपको यहाँ पर लिंक के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जाओ 299 रुपीज से, और सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी वहां पर। और वहां पर हम लोग आगे आने वाले टाइम पे जो है मॉक टेस्ट और क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट सेशन है, उसको भी डील करेंगे। तो मेक श्योर आप जाकर परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेशन चलेगा। फाइयान मिशन टू इंडिया वॉज, जो फाइयान का भारत मिशन किसके लिए था, किस चीज के लिए फाइयान भारत आए थे? ऑप्शन ए, गुप्त राज्यों की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में जानने के लिए, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए, बौद्ध सिद्धांतों के द्वारा या बौद्ध सिद्धांतों का दौरा करने के लिए, बौद्ध की प्रताड़ियां एकत्रित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या उपयुक्त में से एक से ज्यादा अधिक कारण के लिए फाइयान भारत आए थे। तो देखो, आपको पता है ह्वेन सांग एंड फाइयान दो कौन थे? ये चीनी यात्री थे। देखो, इसके बारे में पता होना चाहिए, चीनी यात्री थे, ठीक है। और ये क्यों आए थे भाई भारत? इसका इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइयान का भारत मिशन किसके लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर है। किस लिए? कि इन्होंने विजिट द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड टू कलेक्ट कॉपीज ऑफ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये जब फाइयान जो थे, जब आए थे यहाँ पर, तो वो किस लिए आए थे? उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बुद्धा के जो इंस्टीट्यूशन है, जो बुद्धा के संस्थान है, उनमें विजिट करना, उनमें देखना कि किस प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपियां जिसको हम बोलते हैं, या लिपियां बोलते हैं, उनको एकत्र करना, और वहां की व्यवस्थाओं को देखना कि किस तरीके से बुद्धा के इंस्ट्रक्शन को, इंस्क्रिप्शंस को दिया जा रहा है। बुद्धा के जितने भी पांडुलिपि हैं, उनको एकत्रित करने के लिए और उनका दौरा करने के लिए चीनी यात्री फाइयान जो है भारत में आए थे। और आपको पता है ह्वेन सांग एंड फाइयान दो दो थे ये, जो भारत आए थे। अब इस कौन से काल में आए थे, ये आपको पता होना चाहिए भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई। ये तीर्थ यात्री थे दोनों, ह्वेन सांग एंड फाइयान, और ये चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्य में आए थे। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, ये प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ से कि किसके शासन काल में ह्वेन सांग एंड फाइयान भारत में आए थे। तो ये देखो, फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। ये शासनकाल के दौरान भारत आए थे। और कौन सी ईस्वी में आए थे? तो ये जो फाइयान थे, 399 ईस्वी में भारत में अपनी आने की यात्रा इन्होंने शुरू करी थी, और भारत में 400 ईस्वी में भारत पहुंच गए थे। तो देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। कितने क्वेश्चन बन गए भाई? क्यों आए थे? कि बुद्धा इंस्टीट्यूशन जो है, जो बुद्धा के संस्थान थे, वहां से मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करने के लिए, पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए आए थे, पहली चीज। किसके कार्यकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे। और
किसका शासन चल रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। और जो ये फाहियान थे, कौन से वर्ष इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो 399 ईस्वी में इन्होंने अपने भारत की यात्रा शुरू करी थी। कहां से? चीन से शुरू करी थी। और कब आए थे भाई ये? 400 ईस्वी में भारत में ये पहुंच गए थे, आ गए थे इस ईस्वी में। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, इसमें अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे यात्री थे जो भारत में आए और किनके काल में आए, उन चीजों को भी देख लेते हैं। तो इसके अलावा देखो, एक एक यात्री थे हमारे पास, निकोलो निकोलो मनुची निकोलो मनुची। ये कौन थे भाई? ये भी एक यात्री थे, फॉरेन बाहर के एक यात्री थे। ठीक है, तीर्थकारी थे। कहाँ के तीर्थकारी थे ये? इटली के थे भाई। इटली के तीर्थ यात्री, यानी कि यात्री थे या ट्रैवलर थे, जो भारत आए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, औरंगजेब के। औरंगजेब के कार्यकाल में निकोलो मुनुची आए थे। इटली के ये यात्री थे। और देखो, औरंगजेब के काल में दो बहुत ही फेमस जो तीर्थ यात्री थे वो भारत आए। पहले थे निकोलो मुनुची, और दूसरे था, देखो, दूसरा था फ्रैंकोस फ्रैंकोस बर्नीरियर। फ्रैंकोस बर्नीरियर। ये कहां से आए थे भाई? ये फ्रांस से आए थे। ये फ्रांस से आए थे। और किसके कार्यकाल में आए थे? ये भी औरंगजेब के कार्यकाल में आए थे। और इसके अलावा एक और थे जो किसके कार्यकाल में आए थे? एंथोनी। एंथोनी जो यात्री थे, एंथोनी, ये किसके कार्यकाल में आए थे भाई? ये अकबर के कार्यकाल में आए थे। ध्यान देना भाई, ये एंथोनी, फादर एंथोनी इनको बोला जाता है, फादर एंथोनी। कौन से ईयर में? 1578 से 1582 में ये अकबर के कार्यकाल में आए थे। और ये भाई फादर एंथोनी जो है, ये भी तीर्थ यात्री थे, अकबर के काल में आए थे। ह्वेन सांग एंड फाहियान जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे। कौन सी ईस्वी में भारत पहुंच गए थे? 400 ईस्वी में पहुंच गए थे। मनुची जो थे, निकोलो मनुची, इटली यात्री थे और औरंगजेब के कार्यकाल में आए थे। और इसके अलावा फ्रांसिस्को बर्नियर जो है, फ्रांस से थे। किसके कार्यकाल में आए थे? औरंगजेब के कार्यकाल में आए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यात्रीगण थे जिन्होंने भारत में विजिट किया है, जो भारत में आए हैं उस समय पर। तो इनके मैंने सभी के जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द प्लेस विच वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग एंशियंट। उस स्थान की पहचान करें जो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। चुनार था, वल्लभी था, अरिकामेडु था, या फिर भरूच था। तो देखो क्या पूछा गया है हमारे पास, उस स्थान की आपको पहचान करनी है। ठीक है, जो प्राचीन काल में शिक्षा का एक केंद्र रहा है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो वल्लभी था वो प्राचीन भारत में शिक्षा का एक केंद्र रहा है। किस चीज का केंद्र रहा है ये प्राचीन काल में? वल्लभ विश्वविद्यालय। इस चीज को नोट कर लेना, वल्लभ विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, इसलिए मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्या था भाई? स्थान था उस समय पर, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसीलिए उस स्थान की पहचान करें जो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था, वल्लभी इसको बोला जाता है। और वल्लभी यानी कि वल्लभ विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। ठीक है, और यहाँ पर किस चीज की शिक्षा बेसिकली दी जाती थी? यहाँ पर बौद्ध धर्म की। प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई वल्लभी या वल्लभ विश्वविद्यालय शिक्षा में किस चीज पर बेसिकली, कौन सी एजुकेशन, किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। कौन सी ईस्वी से था ये भाई? 1600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र रहा है वल्लभी। ठीक है, अब चुनार की अगर हम बात करें भाई, चुनार क्या है इसके ऊपर भी एक नजर डाल लो। तो चुनार भाई एक शहर है, भारत एक शहर है चुनार। और किस चीज के लिए फेमस है ये चुनार जो है? मैं बताता हूँ आपको। चुनार उत्तर प्रदेश, ओहो, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले, यूपी यानी कि यूपी के मिर्जापुर जिले, मिर्जापुर
देखो मिर्जापुर सीरीज भी चल रही है ना, आपको, आप सभी लोगों ने देखी होगी अमेजॉन प्राइम में। तो ये चुनार वहीं से ही है, वहीं पर ही स्थित है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार जगह स्थित है। इसके अलावा हम बात करें अगर आर्किमेडू, अब आर्किमेडू क्या है, प्राचीन जो है रोमन व्यापार है, प्राचीन रोमन व्यापार केंद्र है। इस चीज को ध्यान देना, रोमन व्यापार केंद्र है। और ये कहां पर स्थित है भाई, ये जो है पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी में जो तटीय तटीय उपनिवेश था एक प्रकार का, प्राचीन रोमन व्यापार केंद्र था। किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्किमेडू की बात कर रहे हैं, और पांडुचेरी में तटीय उपनिवेश था। क्लियर होगी बात भाई। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, देखो इसको आप नोट डाउन करते चले जाओ, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास थर्ड, What was the shape of entire area of हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा कल्चर, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, वर्गाकार था, गोलाकार था, आयताकार था या त्रिभुजाकार था। तो देखो भाई, जो हमारे पास हड़प्पन कल्चर थी उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा एरिया था, हड़प्पन सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया लेवल पर क्वेश्चन यहाँ पर है ये हमारे पास। और देखो अगर बात करें यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कितने साल पुरानी है, यानी कि कौन से ईयर तक हड़प्पन सिविलाइजेशन, कब से कब तक, कितनी ईसा पूर्व है। तो इसकी बात करें अगर हम, तो ये भाई देखो 2500 ईस्वी से लेकर 1700 ईसा पूर्व की सिविलाइजेशन है, यानी कि सभ्यता है। 2500 से 1700 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। किसके बारे में बात हो रही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं भाई। और यहाँ पर सारी चीजें क्या मिली हैं भाई, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकार में यहाँ पर चीजें मिली हैं। और इस सभ्यता का सबसे पहले जो है 1921वें, ध्यान दो 1921 में पंजाब में क्षेत्र पड़ता है हमारा, पंजाब क्षेत्र में जो हड़प्पा पड़ता है, जो हड़प्पन पड़ता है। और उसके बाद में 1922 में सिंधु क्षेत्र, दो दो क्षेत्र थे देखो, सिंधु क्षेत्र 1922 में, और 1921 में पंजाब में हड़प्पन क्षेत्र जो है। तो यहाँ पे सिंधु क्षेत्र के पास में मोहनजोदाड़ो साइट मिली थी, मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी वो मिली थी 1922 में। और यहाँ पर हड़प्पन कल्चर जो है 1921 पंजाब में मिली थे। तो दोनों स्थल जो है वर्तमान में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। ये दोनों जो है साइट्स कहाँ पर है, अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और मोहनजोदाड़ो के बारे में देखो, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मोहनजोदाड़ो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदाड़ो जो है 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको घोषित कर दिया था। मोहनजोदाड़ो साइट को कौन से, इस यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में इसको घोषित कर दिया था। तो ये ईयर भी पूछ लेते हैं कि भाई कौन से ईयर में मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को ने विश्व यानी कि हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये ईयर था हमारे पास 1980 था भाई। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, नागाभट्टा वॉज द रूलर बिलोंगिंग टू विच किंगडम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नागभट्ट किस राज्य से संबंधित शासक थे, ये यहाँ पर पूछा गया है भाई। और ऑप्शन है हमारे पास, चोला वंश के थे ये, चोला वंश के थे, प्रतिहार वंश के थे, चालुक्य वंश से थे, या फिर पांड्या वंश से थे। तो देखो राइट आंसर हमारे पास रहेगा, तो जो नागाभट्टा थे, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रतिहार वंश के थे नागभट्टा। अब नागभट्टा भी देखो दो हैं, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम आते हैं, और दूसरा हमारे पास कौन आते हैं, नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नागभट्ट जो द्वितीय हैं, इनके नेतृत्व में ही भारत में सबसे बड़ा शासनकाल चला था। ध्यान देना, नागभट्ट द्वितीय जो हैं इनके नेतृत्व में ही, जिसको हम बोलते हैं गुर्जर परिहार या प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, उत्तरी भारत का, यहाँ ध्यान देना, उत्तरी भारत का गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो नागभट्ट द्वितीय थे उन्होंने जो शासन किया है उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक थे, वो थे नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, और ये गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाना जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भाई। क्लियर हो गई बात, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ पर। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के साथ में,
कि नागभट्ट प्रथम जो थे, इनके बारे में थोड़ी सी चीज और जान लो कि नागभट्ट जो प्रथम थे ये राजस्थान के युद्ध में नेतृत्व किया है इन्होंने। राजस्थान में युद्ध हुआ था भाई, देखो राजस्थान में युद्ध हुआ था जुनैद, यहाँ पे नोट डाउन करो, जुनैद और वमिन के बीच में राजस्थान में युद्ध हुआ था। ठीक है, किन के नेतृत्व में हुआ था? ये नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में हुआ था और इन्होंने अरब की सेना को पराजित किया था। अरब की सेना को पराजित करने वाले कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, जिन्होंने राजस्थान में जुनैद और वामिन के नेतृत्व, जुनैद और वामिन को नेतृत्व किया था, इनके नेतृत्व में नहीं, इनको नेतृत्व किया था और अरब में जो सेना थी उसको पराजित किया था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा हमारे पास 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वेदा? प्रीवियस अगर आपने मेरा सेशन देखा हो तो मैंने उसमें भी आप लोगों को समझाया था कि निम्न में से कौन सा वेद का प्रकार नहीं है। और वेद हमारे पास कितने हैं भाई? 4 वेद हैं हमारे पास में। ठीक है, ऋग्वेद, धर्मवेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कौन सा एक वेद का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो ये धर्मवेद है ये वेद का प्रकार नहीं है। हमारे पास मुख्य मेन जो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और चौथा हमारे पास क्या आता है? अर्थवेद आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ओल्डेस्ट वेद भी मैंने पिछले जो सेशन हुआ था एसएसटी का उसमें पूछा था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। कमेंट कर देना अगर आप लोगों ने सेशन को देखा है, तो सेशन को लास्ट तक देखा करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी सब्जेक्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है भैया। यहाँ पर पूछा गया फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर, मिसल जो है प्रांतीय गवर्नर थे, चौथ जो है मराठों द्वारा लगाया गया एक कर था, या फिर इजारेदार जो है राजस्व कर था। तो जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जो सही नहीं है वो है हमारे पास मिस्र जो है प्रांतीय गवर्नर, इन्होंने मैच किया है, बट मिस्र जो है प्रांतीय गवर्नर नहीं थे भाई, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो गया है भाई। अब मिस्र क्या थे भाई? देखो मिस्र कौन थे? मिस्र जो है 18th सेंचुरी में, अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी के में नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कई प्रकार के, मिस्र ने 18th सेंचुरी में कई प्रकार के जो संगठन थे उनका नेतृत्व किया था, और जो सिखों के संगठन हुए थे कई सारे, तो उसका नेतृत्व करने वाले थे, जिसको हम मिसल नाम से भी जानते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में आता है यहाँ पर मिसल, इसको मिसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने सिखों के कई, जितने भी बहुत सारे वहां पर क्या बन रहे थे, ग्रुप्स बन रहे थे भाई, उनको एकत्रित किया, सिखों के लोगों को एकत्रित किया। 18वीं शताब्दी की ये बात है। तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नर लिखा है इन्होंने, प्रांतीय गवर्नर, तो ये गलत हो गया। ये क्या संगठित करने वाले थे सिखों के कई प्रकार के ग्रुप को, कई प्रकार के समूहों को। ठीक है, और ये कौन थे? बेसिकली एक प्रकार के नेता थे। ठीक है, सक्षम नेता थे सिखों को इकट्ठे करने वाले। तो बाकी सारे देखो ऑप्शन सही हैं। चौथ क्या है? मराठों द्वारा लगाया गया कर है। फौजदार क्या है? एक मुगल सैन्य कमांडर है। तो ये राजस्व किसान के ऊपर हो गई बात, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पर 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर डैश बिकेम सुल्तान। यहाँ पर पूछा गया 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी भाई जो सुल्तान बनी? रिहाना थी, रुखसाना थी, राशिदा थी, या फिर रजिया थी? तो देखो रजिया सुल्ताना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो रजिया सुल्ताना थी वो कौन थी भाई? इल्तुतमिश की बेटी थी और वो सुल्तान बनी है भाई। यहाँ पर इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो है ये सुल्तान बनी है। और ये एक कौन थे भाई? तुर्क गुलाम। रजिया सुल्तान जो थी एक तुर्क गुलाम के रूप में इन्होंने जीवन अपना शुरू किया था। और इनका जो पीरियड है 1236 से लेकर इनका लगभग 1240 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रही हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी भाई? ये इल्तुतमिश की बेटी थी, इसको ध्यान रखना भाई। रजिया सुल्ताना, यहाँ पर पूरा आप लिखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। सुल्ताना, रजिया सुल्ताना एक तुर्क गुलाम के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था 1236 में जाकर, और 1236 से 1240 तक ये दिल्ली सल्तनत की जो है क्या बनी रही भाई? ये शासक इन्होंने किया है, ये कमांडर बनी रही है, शासन में रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 8। हु अमंग द फॉलोइंग, आपको ये बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग
वॉज द एसोसिएटेड विद विजयनगर किंगडम। विजयनगर साम्राज्य से कौन संबंधित थे? हरिहर थे, देवा राय थे, या फिर कृष्ण देव राय थे, या ऑल दी अबव? आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर क्या है भाई? सारे के सारे जो हैं ये विजयनगर किंगडम के कौन थे भाई? ये शासक करने वाले थे, सारे के सारे राजा थे। हरिहर भी राजा थे, देवराय भी राजा थे, कृष्ण देव राय भी राजा थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 में संगम राजवंश के हरिहर ने की थी भाई। हरिहर प्रथम ने की थी, इस चीज को ध्यान रखना। संगम राजवंश के राजा हरिहर प्रथम ने करी थी। कौन से ईस्वी में करी थी? 1336 में। किसकी बात हो रही है? विजयनगर किंगडम की बात हो रही है। विजयनगर किंगडम 1336 में संगम राजवंश के राजकुमार या आप राजा बोल सकते हो हरिहर फर्स्ट ने की थी, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं देवराय, जो सेकंड ऑप्शन में दिया है देव रॉय। तो ये देव रॉय जो थे ये आए थे भाई 1406 से 1442 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन किया था विजयनगर किंगडम में। इसके बाद आए थे भाई कृष्ण देव राय। अब कृष्ण देव राय का जो कृष्ण लिख रहा हूं यहाँ पर, कृष्ण देव राय, इन्होंने जो शासन किया है ये 1509 से 1529 ईसा पूर्व इन्होंने विजयनगर किंगडम पर अपना राज्य संभाला है। तो तीन राजा हो गए। राजा हरिहर जो हो गए, इन्होंने राजवंश की स्थापना करी 1336 में। फिर देव रॉय जो है 1406 में बैठे और 1442 तक इन्होंने राज किया है। और कृष्ण देव राय जो है 1509 से 1529 तक रहे हैं। और ये विजयनगर किंगडम की बात की जा रही है भाई, इस चीज को मत मिस करना कि विजयनगर किंगडम। अब देखो विजयनगर की अगर किंगडम की हम बात करें तो चलो इतना काफी है मेरे ख्याल से। आगे डिटेल में थ्योरी चैप्टर में इसको डिस्कस कर लेंगे, मैं थ्योरी चैप्टर कराने वाला हूं इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैव बीन इवॉल्व इन द बैटल ऑफ पानीपत। निम्न में से कौन सा शासक पानीपत की लड़ाई में शामिल हुआ था? बाबर हुआ था, हुमायूं हुआ था, जहांगीर हुआ था, या बोथ ए एंड बी? आपको बताना है कि कौन सा जो है पानीपत की लड़ाई में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाबर। देखो बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट और बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय कौन से काल में हुई थी? दोनों की दोनों जो हमारे पास बैटल हैं और किस किस के बीच में हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो बैटल ऑफ पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी भाई? 1526 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी भाई? ये आपको पता होना चाहिए कि ये लड़ी गई थी बाबर, जो हमने आंसर दिया है, बाबर और लोधी वंश में हुई थी भाई ये लड़ाई। लोधी वंश उस समय भारत पर शासन कर रहा था, बाबर आया था, बाबर ने लोधी वंश के साथ में लड़ाई लड़ी थी। तो अब कौन सी ईयर में? 1526 में बैटल ऑफ पानीपत कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास बैटल ऑफ द्वितीय, अब अकबर ने लड़ी थी। अकबर ने लड़ी थी द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत। किसके अगेंस्ट लड़ी थी और किससे लड़ी थी? हेमू से लड़ी थी भाई। हेमू से लड़ी थी अकबर ने द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत। और कब हुआ था ये? 1556 में दूसरी बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। तो भाई यहां से हमारे दो क्वेश्चंस बन गए हैं। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था और लोधी वंश के बीच में हुआ था 1526 में। बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1556 में। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर जेम्स ग्रैंड ने की थी, मैक्स मुलर ने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी, या मैकोले ने की थी? तो राइट आंसर है हमारे पास सर विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे भाई? इसको ध्यान रखना आप, सर विलियम जोन्स थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और भाई ये देखो विलियम जोन्स क्या थे भाई? भाषा विद्वान थे। भाषा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में इनको जाना जाता है भाई, सर विलियम जोन्स को, जिन्होंने क्या किया था? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का यहाँ पर हमारे पास की स्थापना की थी। और कौन से ईयर में करी थी भाई? ये की थी भाई 1784 में की थी भाई, 1784 में की थी। इसके अलावा आते हैं हमारे पास सर जेम्स ग्रैंड। अब ये कौन थे? स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे भाई। ये स्कॉटलैंड के एक बहुत ही फेमस राजनेता थे सर जेम्स ग्रैंड जो थे, ठीक है, राजनेता थे, बहुत बड़े एक जमींदार थे। और कहां से बिलोंग करते हैं? ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास मैकॉले। मैकॉले जो है भाई आप सभी ने इनका नाम सुना था, सुना होगा आपने जरूर, क्योंकि जहां भी शिक्षा नीतियों की बात आती है,
यहाँ पर भी शिक्षा नीति की बात आती है तो मैकॉले का नाम, मैकॉलेस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। बीएड के जितने भी, अगर आप जो भी हैं तो उसमें आपने बीएड में पढ़ी होगी, सीडीपी के अंतर्गत आ जाती है कि मैकॉले मिनट्स जो थ्योरी है वो किस पर, ये भारत में अंग्रेजी लाने वाले वो थे, गवर्नर थे उस समय पे। मैकाले की जो थ्योरी थी, इन्होंने इंग्लिश मीडियम की शुरुआत कर दी थी भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी मैकॉले, ये वो हो गए। बात करते हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जो है ये एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री थे, मैक्स मूलर। क्लियर हो गई बात। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फॉर्म करी थी? सर विलियम जॉन्स ने की थी, भाषा के एक बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह की विफलता का क्या कारण हुआ था? जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्यूशन? यानी कि क्यों ये जो विद्रोह हुआ था ये फेल क्यों हो गया? विद्रोह में पूरे भारत की भागीदारी, भारतीय समाज के कई वर्गों की अनुपस्थिति, सिपाहियों द्वारा आधुनिक हथियारों और उपकरणों का उपयोग, समावित और सुव्यवस्थित विद्रोह। तो राइट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखो 1857 की क्रांति का फेल होने का जो मुख्य रीजन था, एब्सेंस ऑफ मेनी क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो भारतीय सोसाइटी थी हमारे पास, जो भारत का समाज था, उसमें जो अलग अलग वर्ण थे उनकी पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं थी इस आंदोलन में। जो 1857 का आंदोलन था वो इसीलिए फेल हो गया था कि जो बहुत सारे वर्ग थे, कुछ उच्च वर्ग थे, वो इस चीज में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो गया था भाई। ठीक है, और ये काफी बड़ा विद्रोह था उस समय पर। आपको पता है कि भाई ये काफी बड़ा विद्रोह के रूप में शामिल हुआ। 1857 की क्रांति आप सभी लोगों को पता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जो जो इसकी मेन मेन पॉइंट्स थे वो हम डिस्कस अगर कर लें तो देखो यहाँ पर जो मुख्य 1857 की क्रांति में मुख्य जो है, देखो जितने भी हमारे पास सिपाहियों द्वारा आधुनिक हथियार और उपकरण, ये सारी चीजें तो हो रही थी मैनेज, लेकिन जो समाज के जो कई वर्ग थे वो इसके जो है ना खिलाफ भी चले गए थे। तो इसलिए जो ये रिवॉल्ट था भाई ये फ्लॉप होता जा रहा था। इसलिए इस रिवॉल्ट को जो है ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, और जो अंग्रेज शासक था उन्होंने भाई देखो इस पर आकर अपना हक जमा लिया। जितने भी बड़े जमींदार थे, जो भी हमारे पास बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, तूफान को तोड़ने का काम किया एक तरीके से। तूफान को तोड़ने का काम किया जो भी बड़े जमींदार थे, यानी कि जो वो रिवॉल्ट आया था उसको इन्होंने बिल्कुल धूमिल कर दिया। जितनी भी क्रांति हुई थी उसको इन्होंने धूमिल कर दिया। ठीक है, और दूसरे साहूकार जितने भी थे और जितने भी व्यापारी थे, वो सब जो है क्या करते थे उस समय पर, वो अंग्रेजों के संरक्षण में रहना पसंद करते थे। 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूँ कि ये रिवॉल्ट जो बेसिकली फेल जो हुआ था ना, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था कि जो साहूकार थे वो भाई उनका काम सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपना देख लिया कि भाई ठीक है हम तो अपने अंग्रेजों के शासनकाल में रहेंगे, आप अपना अपना चीजों को देख लो। तो इस वजह से ये जो है ना 1857 की क्रांति भाई फेल होती चली गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 12। क्वेश्चन 12 आ जाएगा अब हमारे पास में, और क्वेश्चन 12 में हम देखेंगे कि किस किस चीज के ऊपर बात करी जा रही है। इसको ऑफ कर देते हैं एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर फ्रॉम बंगाल वॉज रेडिकल ऑब्जेक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस नेता बंगाल से थे और कट्टरपंथी उद्देश्य से थे? बिपिन चंद्रपाल थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आरसी मुखर्जी थे, या फिर राजाराम मोहन रॉय थे? तो देखो कट्टरपंथी उद्देश्य से जो थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्रपाल जो थे वो कट्टरपंथी उद्देश्यों से थे। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, आरसी मुखर्जी, राजाराम मोहन रॉय, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखियो 1905 से लेकर 1905 से 1918 के बाद की जो भी जितना भी उत्साही जो भी काम हुआ है राष्ट्रवाद में, जितने भी गरम दल के जो भी नेता थे, तो उनमें से बाल पाल इनका नाम आता है। बाल पाल का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, तो इन सब का ये गरम दल के नेता थे। 1905 से 1918 के बीच में काफी ज्यादा सक्रिय रहे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और हमारे पास विपिन चंद्रपाल हो गए। इनको तिगड़ी के नाम से भी जाना जाता था, लाल बाल और पाल के तिगड़ी। और ये कट्टरपंथी समूह के बिल्कुल एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और विपिन चंद्रपाल की बात करें
तो ये भाई भारत में क्रांतिकारी विचारों के पिता भी माने गए हैं। इस चीज को ध्यान देना, क्रांतिकारी के जो विचार थे उसके पिता के रूप में इनको जाना जाता है, और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता भी रहे हैं भाई, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता में से एक रहे हैं ये। ठीक है, तो ये इनकी कुछ बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं, अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखोगे, आपको पता है भाई रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है एक बांग्ला बहुशास्त्र कवि, लेखक, नाटककार और ये संगीतकार के रूप में बिल्कुल फेमस है भाई रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो ये समाज सुधारक के रूप में, ठीक है, जो ब्रह्म समाज था उसके संस्थापक थे ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, और तो कुछ इसमें रहा नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 के साथ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी, एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू थी, या फिर सोनिया गांधी थी? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन 13 के लिए ऑप्शन नंबर सी, जो सरोजनी नायडू थी। जो सरोजनी नायडू थी भारतीय नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार रिपीट होता है। और सरोजनी नायडू को देखो भाई 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था इनको। क्लियर हो गई? इनको अध्यक्ष कब चुना गया था, क्वेश्चन आता है अगर सरोजनी नायडू को अध्यक्ष कब चुना गया था, जो पहली महिला थी 1925 में इनको चुना गया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वो क्या हो गई भाई, 1947 में जब हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जो सरोजनी नायडू थी वो उत्तर कौन से प्रदेश की बनी भाई? यूपी की। उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 में क्या बनी भाई? राज्यपाल बनी है भाई। ठीक है, और इनकी अगर बर्थ प्लेस की बात करें तो इनका बर्थ जो है हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में 1879 में इनका बर्थ प्लेस हुआ था। और 1917 में ये बहुत सारी चीजें हैं भाई इनके बारे में। 1917 में ये भारतीय महिला संघ की स्थापना भी इन्होंने करी थी 1917 में। 1947 में राज्यपाल बन गई थी। 1925 में सरोजनी नायडू पहली वुमेन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी, और इनका बर्थ जो हुआ था 1879 में हुआ था। क्लियर हो गई बात? तो इनकी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। बात करें अगर हम इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भाई बेटी रही हैं इंदिरा गांधी जो है। और आपको पता है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, काफी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में से एक इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, सोनिया गांधी कौन है? भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, वो आपको पता है। और एनी बेसेंट जो है, अगर आप एनी बेसेंट के बारे में देखोगे तो एनी बेसेंट की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भाई इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हु गेव द फादर ऑफ नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का जो टाइटल है वो किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो फादर ऑफ नेशन का टाइटल जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, जी के गोखले ने दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया है? तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का, सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को ये टाइटल दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस थे। क्लियर हो गई बात भाई? और देखो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर इसके बारे में और थोड़ा सा जाने कि भाई गांधी जी के, अगर आपको पता है कि कब जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को इनको जन्म हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था? 1869 में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। राजनीतिज्ञ थे भाई, एक बहुत बढ़िया वकील थे, एक लेखक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इनका असली नाम आपको पता है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका असली नाम है। और महात्मा गांधी को जो भारत में नाम देने पर, राष्ट्रपिता का नाम देने सम्मानित किया है, वो भाई किसने किया है भाई? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये इनके बारे में आपको मैक्सिमम चीजें पता होगी कि इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था? तो 1917 में स्टार्ट किया गया था भाई। असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, नमक आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। रविन्द्रनाथ ने उनको महात्मा जी कहा था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या वो इन कुछ कौन सी उपाधि दी थी इनको? महात्मा। महात्मा की उपाधि जो दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी भाई। क्लियर हो गई। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी में। क्लियर हो गई बात। तो काफी सारी चीजें हमने, खिलाफत मूवमेंट भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो ये इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का नोट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। और पेड नोट रहेंगे भाई, 299 मात्र ₹1 है, जिसके थ्रू आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हो। काफी सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सारे सब्जेक्ट के जितने थ्योरी चैप्टर हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इसको कनेक्ट करिए, टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उठा सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप एक प्यारा सा कॉमेंट लीव कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।